नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है दृष्टि क्विक बुक फैक्ट सीरीज, और इस सीरीज का आज हम चौथा भाग यहाँ पे कवर करेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास के नोट्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट्स और कंप्लीट नोट्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं पूरी डिटेल के साथ। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे न अभी तक पूछा गया है न पूछा जाएगा। इससे पहले की 3 क्लासेस में हमने मध्यकालीन इतिहास के स्रोतों के बारे में बात करी, उसके बाद हमने अरबों और तुर्कों के आक्रमण के बारे में बात करी, महमूद गजनवी के बारे में बात करी, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के पहले भारत में जो राजवंश थे जिसमें आपके वातापी के चालुक्य हमने देखे, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, इन सब के बारे में बात करी। आज की वीडियो में हम मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के सामान्य परिचय को देखेंगे, कौन कौन से वंश थे, किसका संस्थापक कौन था और किसने कितने वर्षों तक शासन किया, और उसके बाद पूरे गुलाम वंश के नोट्स हम यहीं पे कवर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जो स्थापना का श्रेय जाता है वो तुर्कों को जाता है। कई बार हमने देखा तुर्कों में अगर पूछेगा किसको जाता है, मोहम्मद गौरी को जाता है। इसको आपने याद करना है, ठीक है। गौरी से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भी भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो यहां पर शासन करने के उद्देश्य से नहीं आया था। गौरी का उद्देश्य क्या था? गौरी का उद्देश्य था मुस्लिम राज्य स्थापित करना, ठीक है। जो मोहम्मद गौरी था ये 1173 में गौर का शासक बना। देखिए, जो गजनवी राज्य था, ठीक है, जहां का महमूद गजनवी था, यहां के अधीन एक छोटा सा प्रदेश पड़ता था गौर। यहीं का शासक बना था मोहम्मद गौरी 1173 में। एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, हाल ही में पेपरों में काफी पूछा जाने लगा है, इसका नाम गौरी क्यों है? क्योंकि यह गौर का निवासी था, इसलिए आपको याद करना है। जब गजनवी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो ये गौर प्रदेश था ये शक्तिशाली होना शुरू हो जाता है। 1173 में यहां का शासक कौन बनता है? मोहम्मद गौरी बनता है, ठीक है। ये किस वंश का था? तो यह संसबानी वंश का था। इसका वंश भी पूछा जाता है। गौरी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो इसके भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था मुस्लिम राज्य स्थापित करना, और इसके लिए इसने 1175 से लेकर 1205 तक भारत पर विभिन्न विभिन्न आक्रमण किए। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य धन लूटना नहीं था, इसका उद्देश्य था मुस्लिम शासन यहां पर स्थापित करना, ठीक है। और इसी क्रम में इसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? सीधा क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, तो आप भी साथ साथ में बनाते हुए चलें और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको लिखते हुए जरूर चलें। इस तरीके से आपकी पूरी कवर हो जाएगी यहां पर नोट्स कि आपको दोबारा सिर्फ इसको रिवाइज करने होंगे। दोबारा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही बार पढ़ेंगे, लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे कि दोबारा इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। भारत पर पहला आक्रमण गौरी का मुल्तान के ऊपर इसने किया था 1175 में, और इसने मुल्तान को जीत लिया था। तो क्वेश्चन बनेगा, गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कहां हुआ था? आप बताएंगे मुल्तान पर हुआ, 1175 में हुआ, ठीक है। 1178 में गौरी ने गुजरात पर यानी पाटन के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस समय यहां का शासक था भीम द्वितीय। कहीं कहीं पर मूलराज द्वितीय भी लिखा है, तो आपको दोनों याद करने हैं, क्योंकि ये दोनों शासक थे उस समय। जो मूलराज द्वितीय है ये थोड़े से समय के लिए शासक था, 78 में, 1178 में जब आक्रमण हुआ, उसके बाद भीम द्वितीय यहां का शासक बना। तो दोनों नाम आपके आते हैं। अगर दोनों एग्जाम में आ जाएं तो आप भीम द्वितीय को पहला रेफरेंस देंगे, अदरवाइज जो आया आप उसको टिक करेंगे, ठीक है। 1178 में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, पाटन पर आक्रमण किया, और वहां पर इसे भीम द्वितीय ने पराजित कर दिया, और ये थी गौरी की भारत में पहली हार। क्वेश्चन बनता है, गौरी को भारत में सबसे पहले किसने पराजित किया? तो पृथ्वीराज चौहान से पहले भीम द्वितीय पराजित कर चुका था 1178 में, ठीक है। एक और क्वेश्चन याद करना, क्योंकि हम पूरा डिटेल में कवर करते हुए चल रहे हैं, तो एक भी फैक्ट आपका नहीं छूटेगा। जो ये विजय हुई थी यहां पर भीम द्वितीय की, कहा जाता है इसमें जो इसकी माता थी जिसका नाम था नायिका देवी, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हीं की वजह से गौरी यहां पर पराजित हुआ था, तो इनको भी आपने याद करना है, ठीक है। इसके बाद गौरी ने 1179 में पेशावर को जीता, पेशावर पर अधिकार कर दिया।
1181 में और 1186 में गौरी ने लाहौर को जीत लिया। ये हम गौरी के प्रमुख आक्रमणों को देख रहे हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ पेशावर कब जीता, गुजरात पर कब आक्रमण किया, पहला आक्रमण कब किया, इस तरीके से। ठीक है, तो पहले इसने लाहौर को जीता 1181 में। उस समय इसने लाहौर पर अधिकार नहीं किया। बाद में 1186 में दोबारा से जीता और फिर लाहौर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद 1185 में इसने सियालकोट को भी जीत लिया। सियालकोट पर कब अधिकार किया? 1185। 1189 में गौरी ने भटिंडा के दुर्ग को जीत लिया और यह काफी इंपॉर्टेंट यहां पर घटना थी। जो तराइन के युद्ध होते हैं, तराइन के युद्ध का तात्कालिक कारण इसी विजय को माना जाता है गौरी की, क्योंकि जो ये भटिंडा का दुर्ग था, ये उस समय जो दिल्ली के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है, चौहान वंश के नरेश थे, उनके अधिकार में था और गौरी ने इस किले को यहां पर आकर जीत लिया। इस क्रम से, इस विजय से पृथ्वीराज चौहान काफी ज्यादा नाराज हुए और उसके बाद तराइन के 2 युद्ध हमें देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा, तराइन के युद्ध का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? आप बताएंगे गौरी द्वारा भटिंडे के दुर्ग को जीतना। कब जीता था? 1189 में जीता था। ठीक है, चीजों को बिल्कुल लिंक करते हुए पढ़ेंगे, स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे, आपको इंटरेस्ट भी आएगा और सारे फैक्ट आपके दिमाग में खुद ही छप जाएंगे। अब इसके बाद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में तराइन के युद्ध होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन बनता है तराइन के युद्ध किस किस के बीच हुए? तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। पृथ्वीराज चौहान को कई बार वो पृथ्वीराज तृतीय भी लिखता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एग्जाम में आपको देगा गौरी और पृथ्वीराज प्रथम, गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय, गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, इस तरीके से। तो आपको याद करना है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, 2 युद्ध तराइन के लड़े गए। पहला तराइन का युद्ध 1191 में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते। इन्होंने गौरी को पराजित किया। गौरी की यह भारत में दूसरी हार थी। ठीक है, पहली हार किसने दी थी? भीम द्वितीय और उनकी मां नायिका देवी ने 1178 में। यहां पर पहले युद्ध में गौरी पराजित हुआ, लेकिन दूसरे युद्ध में गौरी यहां पर जीत गया। तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया, जिसे गौरी जीता और इसी युद्ध को काफी इंपॉर्टेंट माना गया, जिसके बाद गौरी ने दिल्ली पर भी अधिकार कर दिया, अजमेर पर अधिकार कर दिया। जहां जहां पृथ्वीराज चौहान का शासन था, वहां पर गौरी का शासन हो गया। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट युद्ध दोनों किस किस के बीच लड़े गए? गौरी और चौहान के बीच में। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरी में गौरी जीता। ठीक है, इसके बाद जो कन्नौज के राजा थे जयचंद, इनके साथ गौरी का एक युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध। इसको लेकर भी क्वेश्चन बनता है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? यह युद्ध 1194 में लड़ा गया। किस किस के बीच हुआ? गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ और इस युद्ध में भी गौरी यहां पर जीत गया। क्वेश्चन बनता है, गौरी ने किस वर्ष कन्नौज को जीता? क्योंकि आप जानते हैं मध्यकाल में और जो हर्षवर्धन के बाद की अगर हम काल की बात करें, कन्नौज एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां पर उस समय जयचंद का शासन था। कन्नौज के शासक को इसने पराजित कर दिया और फिर कन्नौज को भी अपने अधिकार में कर लिया। सीधा क्वेश्चन बनता है, गौरी द्वारा कन्नौज विजय कब की गई? तो 1194 चंदावर का युद्ध ही कन्नौज विजय था। ठीक है, जयचंद कहां के शासक थे? कन्नौज के शासक थे। इसके बाद गौरी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान था वो खोकरो जनजाति के विरुद्ध था। जो खोकरो जाति है, कहीं पर इसे खोकर लिखा गया है, कहीं पर खोकरो जाति, इनके खिलाफ गौरी ने अपना आखिरी आक्रमण किया, अपना अंतिम अभियान चलाया था। 1205 में यह युद्ध यहां पर लड़ा गया था गौरी और खोकरो जाति के बीच में। कहा जाता है इस युद्ध में गौरी के द्वारा बहुत सारे जो खोकरो जाति के लोग थे, इनकी हत्या यहां पर करी गई और इसी का बदला लेने के लिए एक खोकरो ही जाति का युवक था जिसका नाम था इस्माइल खोकरो, उसी ने बाद में जाकर गौरी की हत्या करी। तो क्वेश्चन बनता है, गौरी की हत्या से जुड़े जाति कौन सी है? आप बताएंगे खोकरो जाति। इन्हीं के खिलाफ इसका अंतिम अभियान था 1205 में। 1206 में यह भारत से वापस जा रहा था। सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर इस्माइल खोकरो के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। इसको आपने याद करना है, हत्या कब करी गई, किस नदी के तट पर, किस स्थान पर और किसने करी, इसको आपने याद करना है। ठीक है,
गौरी के मरने के बाद भारत में जो इसने तुर्की साम्राज्य बनाया था, क्योंकि इसने कन्नौज के राजा को हरा दिया था, दिल्ली के राजा को हरा दिया था, ऊपर से मुल्तान, पेशावर, सियालकोट सारा ये जीत चुका था, तो जो पूरा तुर्की साम्राज्य था वो इसके 3 गुलामों ने संभाल लिया। ये 3 गुलाम थे गौरी के, जिसमें एक था यल्दौज, एक था कुबाचा और एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। जो मुल्तान सिंध वाला इलाका था वो इन दोनों ने आपस में बांट लिया, और जो दिल्ली वाला इलाका था, लाहौर वाला इलाका, इसमें पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां पर मिल गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है। ठीक है, इसको आपने याद करना है, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद करना है, गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, जिसमें यल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक शामिल थे। ठीक है, प्रसिद्ध संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती करते हैं, और ये गौरी के ही साथ भारत में आए थे। इनको आपने याद करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? आए तो ये गौरी के साथ, इनकी दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको दोनों याद करने हैं, इसी के साथ में नोट कर लीजिए। ठीक है, किसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी रहती थी? तो देवी लक्ष्मी की आकृति गौरी के सिक्कों पर बनी रहती थी, इसको आपने याद करना है। ठीक है, गौरी का एक फेमस गुलाम और था, 3 तो हमने देख लिए जिन्होंने सत्ता को संभाला, लेकिन एक गुलाम और था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। यह गौरी का गुलाम था और ऐबक का सहायक था। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, बख्तियार खिलजी को लेकर के सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, बंगाल और बिहार जीतने वाला ऐबक का सहायक और गौरी का गुलाम कौन था? तो यह था बख्तियार खिलजी। ठीक है, बड़ी आसानी से इसने बंगाल और बिहार को जीत लिया था। और दूसरा क्वेश्चन, नालंदा और विक्रमशिला, जो प्राचीन नालंदा और विक्रमशिला थे, इनको ध्वस्त करने का काम किसने किया? इसी बख्तियार खिलजी ने किया। इन दोनों क्वेश्चन को आपने याद करना है। ठीक है, अब बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के सामान्य परिचय के बारे में। तो गौरी को लेकर के आपके जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने ऊपर देखे, क्विक नोट्स के माध्यम से देखे, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से उसकी विजयों के बारे में, उसकी पराजयों के बारे में, पूरे घटनाक्रम के बारे में हमने देखा। अब दिल्ली सल्तनत के जो आपके वंश हैं, इनके बारे में जल्दी से एक जो नॉर्मल जानकारी है, यहां से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, उनकी बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत की बात करें, इसका कार्यकाल 1206 से शुरू होता है, 1526 तक ये चलती है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, और 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। इस दौरान जो ये 320 साल थे, 320 साल तक दिल्ली सल्तनत चली, और इस दौरान 5 वंशों ने दिल्ली पर शासन किया। कौन कौन से वंश थे? पहला वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इसने 1206 से लेकर 1290 तक 11 शासक इसमें हुए, 84 वर्षों तक इस वंश ने शासन किया। इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और इस वंश का अंतिम राजा क्यूमर्स था। शमसुद्दीन क्यूमर्स इसको बोला जाता है। खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश में 5 शासक हुए, 1290 से लेकर 1320 तक इस वंश ने शासन किया। इसमें 30 वर्षों तक इसने शासन किया। ठीक है, राजा कितने हुए? 5। सबसे ज्यादा राजा यहीं पर हुए थे गुलाम वंश में। ठीक है, इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, और इस वंश का अंतिम राजा नसीरुद्दीन खुसरो खान था। इसको आपने याद करना है। ठीक है, खुसरो शाह भी इसको लिखा जाता है। बाद में इसी खुसरो शाह की हत्या करके बाद में जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा, वो इसी खुसरो खान की हत्या करता है। तो खिलजी वंश का संस्थापक और अंतिम शासक दोनों याद करने हैं। तीसरा वंश आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक यानी 94 वर्षों तक इस वंश के 9 राजा शासन करते हैं। इस वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक था, और इस वंश का अंतिम राजा नसीरुद्दीन महमूद शाह था। इसको आपने याद करना है। संस्थापक, अंतिम राजा पूछे जाते हैं और वर्ष पूछे जाते हैं। चौथा जो वंश आया दिल्ली सल्तनत में वो था आपका सैयद वंश। सैयद वंश ने 1414 से लेकर 1451 तक लगभग 37 वर्षों तक इसने यहां पर शासन किया। ठीक है, लगभग 37 वर्षों तक। इस वंश में 4 राजा हुए। संस्थापक था खिज खान और अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बाद आता है लोदी वंश।
इसमें 1451 से लेकर 1526 तक इन्होंने शासन किया। केवल 3 राजा हुए, 76 वर्षों का इनका शासन था। संस्थापक बहलोल लोदी था, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और जो बीच में आया था वो सिकंदर लोदी था। बस यही 3 शासक इस वंश में थे। तो ये सामान्य परिचय था दिल्ली सल्तनत के वंशों का, इनके राजाओं का। क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा शासन किस वंश ने किया? आप बताएंगे तुगलक वंश ने 94 वर्षों तक शासन किया, यह सबसे ज्यादा है। सबसे कम किसने शासन किया? खिलजी वंश ने किया, केवल 30 वर्ष तक। कई बार क्रम लगाने को आ जाता है कि ज्यादा जिसने शासन किया है उसको पहले लगाएं, इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा शासन किया है तुगलक वंश ने, ठीक है। कितने साल? 94 साल। दूसरे नंबर पे आता है गुलाम वंश जिसने 84 साल का शासन किया। तीसरे नंबर पे आता है लोदी वंश जिसने 76 वर्षों का शासन किया। चौथे नंबर पे आता है सैयद वंश जिसने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। और फिर आता है खिलजी वंश जिसने लगभग 30 सालों तक शासन किया। तो इसको आपने क्रम भी याद करना है, पेपर में पूछा जाता है। अब बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश या जिसे ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन बनता है ना, सिंधु घाटी के आपको अलग अलग नाम दे देता है और बोलता है इनमें सबसे उपयुक्त नाम बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इस तरीके से। ऐसे ही गुलाम वंश में क्वेश्चन बन सकता है कि गुलाम वंश का सबसे उपयुक्त नाम बताइए, गुलाम वंश, इलबारी तुर्क वंशी या ममलूक वंश। तो इस वंश का सबसे उपयुक्त नाम जो माना जाता है वो ममलूक वंश माना जाता है। गुलाम वंश इसका उपयुक्त नाम नहीं माना जाता, ठीक है। ऐसा क्यों है, इसको भी अभी हम देखेंगे। गुलाम वंश की बात करें तो इस वंश में टोटल 11 राजा हुए थे। 11 के 11 राजा और उनका कार्यकाल यहां पर आप देख सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला राजा था। इसने यहां पर कुतुबी वंश की स्थापना करी थी 1206 से 1210 तक। उसके बाद आराम शाह हुआ। फिर इल्तुतमिश आता है, ये दिल्ली पर शमसी वंश की स्थापना करता है। उसके बाद ये सारे राजा शमसी वंश के हुए। शमसी वंश का अंतिम राजा नसरुद्दीन महमूद था, ठीक है। इसके बाद आता है बलबन, जो गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठता है। ये बलबनी वंश की स्थापना करता है और ये फिर इसके वंश के राजा। इनको आपने याद करना है, कई बार पूछ लेता है कितने राजा हुए, किसके बाद कौन बना। जैसे क्वेश्चन बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा कौन बना। हम जानते हैं ऐबक के बाद फेमस राजा कौन था? इल्तुतमिश था। लेकिन इनके बीच में आराम शाह राजा बनता है। इसी प्रकार पूछा जाता है इल्तुतमिश के तुरंत बाद राजा कौन बना था। तो तुरंत रजिया सुल्तान नहीं बनी थी, उससे पहले बीच में रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना था। और बलबन, रजिया सुल्तान के बाद बलबन को आने में भी 3 शासक यहां पर लग गए थे। तो इस तरीके से आपको याद करना है कौन किसके बाद राजा बना था। क्वेश्चन बनता है इसके नाम को लेकर के, जैसे हमने बात करी। देखिए, गुलाम वंश इस वंश को इसलिए नहीं कहा जाता, इसका उपयुक्त नाम नहीं माना जाता, क्योंकि इस वंश में टोटल 11 राजा हुए। इसमें केवल कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और जो बलबन था ये गुलाम थे, बाकी गुलाम नहीं थे, ठीक है। 11 में से केवल 3 शासक गुलाम थे, बाकी सारे कैसे थे? बाकी सारे गुलाम नहीं थे, इसलिए गुलाम वंश इसका उपयुक्त नाम नहीं माना जाता। इलबारी तुर्क माना जाता है, कई बार इसको इलबारी वंश नाम दिया गया। लेकिन इलबारी तुर्क जो थे वो केवल इल्तुतमिश और बलबन थे, ऐबक इलबारी तुर्क नहीं था। तो इसलिए इलबारी तुर्क भी इसका नाम नहीं माना जाता, प्रॉपर नाम ममलूक वंश को माना जाता है, ठीक है। इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे डिटेल में। जैसे हमने ऊपर देखा, ऐबक ने कुतुबी वंश, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना करी। अब एक एक राजा के बारे में डिटेल में यहां पर बात करेंगे और सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर कर जाएंगे। पहला राजा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर 1210 तक इसने शासन किया। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक ऐबक को माना जाता है। इसको आपने याद करना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक गौरी का गुलाम था, जो मोहम्मद गौरी था उसी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। गौरी के गुलामों में जो सबसे योग्य और सबसे विश्वसनीय गुलाम था वो ऐबक था। इसीलिए उसके मरने के बाद जो यहां का उसने जीता हुआ क्षेत्र था वो किसको दिया? वो दिया ऐबक को। गौरी ने इसे अमीर ए आखुर पद दिया था। देखिए, अमीर ए आखुर यानी जो अश्वशाला होती है वहां का जो प्रधान होता था उसे अमीर ए आखुर बोला जाता था और सल्तनत काल में ये एक काफी महत्वपूर्ण पद होता था। तो गौरी ने इसे अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त किया था।
गौरी के मरने के बाद सिंध और मुल्तान को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र ऐबक को प्राप्त हो गए थे, जिसमें लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, ये सारे क्षेत्र शामिल थे। केवल किनको छोड़कर? सिंध और मुल्तान को छोड़कर। जो मुल्तान था वो यल्दौज को दे दिया गया, सिंध जो था वो कुबाचा को दे दिया गया। राज्य अभिषेक की बात करें, ऐबक का राज्य अभिषेक 25 जून 1206 में लाहौर में इसका राज्य अभिषेक किया जाता है। कहने को इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी, लेकिन राजधानी इसने लाहौर को बनाया था। तो ऐबक की राजधानी कहां थी? लाहौर। इसका राज्य अभिषेक भी लाहौर में हुआ और इसे दफनाया भी लाहौर में गया। ठीक है, इसका राज्य अभिषेक 25 जून 1206 को हुआ। कुछ जगहों पर 24 जून भी दिया गया है, तो आपको दोनों को याद करना है, दोनों आंसर इसके सही माने जाते हैं। ज्यादातर आपको 25 देखने को मिलता है। इसने राज्य विस्तार के लिए कुशल वैवाहिक नीति का प्रयोग किया, यानी इसने विवाह के माध्यम से राज्य विस्तार अपना शुरू किया। कैसे किया? हमने देखा मुल्तान किसके पास था? यल्दौज के पास था, तो इसने यल्दौज की बेटी से शादी कर ली। सिंध किसके पास था? सिंध कुबाचा के पास था, तो कुबाचा के साथ इसने अपनी बहन की शादी करवा दी। तो इस तरीके से वैवाहिक नीति का प्रयोग कर इसने राज्य विस्तार अपना किया। ठीक है, ना अपने नाम के सिक्के चलाए, ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा दिल्ली सल्तनत का कौन बनेगा? इल्तुतमिश बनेगा। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करी थी। हालांकि 1208 में जो गौरी का भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, उसने ऐबक को दासता से मुक्त कर दिया था, क्योंकि यह गौरी का गुलाम था, तो दासता से मुक्त कर दिया था और सुल्तान की उपाधि दे दी थी। किसने? गौरी के भतीजे ने। लेकिन इसने कभी सुल्तान अपने आप को नहीं कहलवाया। ठीक है, जो ऐबक था यह मलिक और सिपहसालार की उपाधि से ही शासन करता था। क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किस सुल्तान ने सिपहसालार की उपाधि से शासन किया? तो वो था ऐबक। इसको आपने याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। अगर पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का बनाता है, आपसे पूछ लेगा ऐबक को किस वर्ष दासता से मुक्त किया गया, तो आप बताएंगे 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसकी उदारता के कारण इसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। तो लाख बख्श किसकी उपाधि थी? यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यह बोला जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों बोला जाता था? इसकी दानशीलता के कारण, और इसी दानशीलता और उदारता के कारण इसे हातिम द्वितीय भी बोला जाता था। क्वेश्चन बन सकता है, यहीं पर नोट कर लीजिए। ठीक है, हाथियों का दान देने के कारण इसे पील बख्श भी बोला जाता था। तो पील बख्श हाथियों का दान देने के कारण, लाख बख्श लाखों का दान देने के कारण। तो दोनों उपनाम आपको याद करने हैं। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, काफी मधुर आवाज में ये कुरान का पाठ भी करता था, जिस वजह से इसे कुरान खवां की उपाधि भी दी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं इसके जो पूछे जाते हैं कि कुरान खवां की उपाधि इसे क्यों दी गई, पील बख्श की उपाधि किसको दी गई, लाख बख्श किसको कहा जाता था। ये सारे नाम किसके हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो इस सीरीज के माध्यम से आपका यही फायदा होता है कि पूरा एक टॉपिक आपका एक जगह पर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बुक के आपको फैक्ट्स नहीं मिलते, अलग अलग किताबों के फैक्ट्स आपको एक जगह पर पूरा सीक्वेंस वाइज और स्टोरी के माध्यम से मिल जाते हैं, जिससे आपके सारे जो तथ्य हैं वो एक साथ कवर हो जाते हैं, एक दूसरे से लिंक करते हुए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो ये आपके दिल्ली में है और इसका निर्माण ऐबक ने करवाया था। इस मस्जिद को भारत की पहली मस्जिद माना जाता है, तो इसको भी आपने याद करना है। भारत की पहली मस्जिद किसे माना जाता है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। यह आपकी दिल्ली में बनाई गई, ऐबक ने इसको बनाया। इस मस्जिद का निर्माण ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान ने जो राय पिथौरागढ़ किले बनाया था उसके जगह पर इसने इस मस्जिद का निर्माण करवाया। तो इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, इसके अलावा इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका भी निर्माण इसी ने करवाया था। क्वेश्चन बनता है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? आप बताएंगे अजमेर में है। किसने करवाया इसका निर्माण? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ठीक है, जहां पर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया वहां पर पहले एक संस्कृत महाविद्यालय था, उसी के स्थान पर इसने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव भी ऐबक ने रखी थी।
जो कुतुब मीनार है इसकी नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है और इसे पूरा इल्तुतमिश करवाता है। इसको भी आपने याद करना है, कई बार पूछा जाता है निर्माण शुरू किसने करवाया, खत्म किसने करवाया। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। तो कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर नहीं रखा था, जो सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पर उसने इसका नाम रखा था। ठीक है, तो आपको इसको भी याद करना है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर है। पहला ही ऑप्शन होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके नाम पर नहीं है, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है। इसके अलावा हसन निज़ामी और फ़क्र ए मुदव्विर, ये दोनों जो विद्वान थे, ये दोनों के दोनों ऐबक के दरबारी थे। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में पोलो खेलते हुए, जिसे चौगान कहते हैं, घोड़े से गिरकर हो जाती है। क्वेश्चन बनता है इसकी मृत्यु कब हुई? 1210 में हुई। कैसे हुई? तो पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरा और मर गया। भारत में पोलो का प्रचलन भी तुर्कों ने किया था, इसको भी आपने याद करना है। ऐबक को दफनाया कहां गया? इसे लाहौर में दफनाया गया। यह भी आपसे पूछा जाता है, इसको आपने याद करना है। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के जितने क्वेश्चन बनने थे वो सारे हमने यहां पर कवर कर दिए। अब बात करते हैं दूसरे राजा के बारे में। ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में। इसके बाद राजा बनता है उसका बेटा आराम शाह। ये केवल 8 महीने के लिए राजा बनता है। ये काफी अयोग्य शासक था और इसीलिए जो बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश, वो इसे गद्दी से हटा देता है। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम भी था और ऐबक का दामाद भी था। ठीक है, तो बदायूं का ये गवर्नर था ऐबक के काल में, और ये आता है दिल्ली और आराम शाह को गद्दी से हटा देता है और दिल्ली पे अपना शासन स्थापित कर लेता है। तो आराम शाह से आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? आप बताएंगे आराम शाह। दूसरा, इल्तुतमिश ने किसको अपदस्थ किया था और दिल्ली का सुल्तान बना था? तब आंसर होगा आराम शाह। सिर्फ ये क्वेश्चन इससे आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरा राजा बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में अगर हम बात करते हैं, 1210 से लेकर 1236 तक ये दिल्ली का सुल्तान रहा। कुछ जगहों पर 1211 में शासन बनने के बारे में लिखा गया है 1236 तक, तो आपको 11 भी याद करना है। ज्यादातर 1210 ही माना जाता है। ठीक है, हालांकि 11 भी देखने को मिलता है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। जो इल्तुतमिश था, यहां एक इलबारी तुर्क था। अगर स्पेसिफाई होकर पूछेगा, पर्टिकुलर पूछेगा दिल्ली का पहला इलबारी तुर्क कौन था, आप इल्तुतमिश का नाम लेंगे। तुर्क सभी थे, लेकिन एक स्पेसिफिक जाति जो थी इलबारी, यहां से कौन थे? केवल 2 थे, एक था इल्तुतमिश, दूसरा आएगा बलबन। ठीक है, दिल्ली का पहला इलबारी तुर्क शासक था इल्तुतमिश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? आप बताएंगे ऐबक। वास्तविक संस्थापक कौन है? आप बताएंगे इल्तुतमिश। ठीक है, इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। अभी तक राजधानी कहां थी? ऐबक कहां से शासन कर रहा था? लाहौर से कर रहा था। इसने राजधानी लाहौर के स्थान पर दिल्ली को बनाया, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके द्वारा जो वंश स्थापित किया गया उसे शमशी वंश बोला जाता है। ऊपर हमने 2 बार इस बात को देखा है। ठीक है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं। क्यों? सबसे पहले कौन था? गौरी। गौरी का गुलाम था ऐबक और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है, तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को बोला जाता है। हालांकि बलबन भी गुलाम का गुलाम था, लेकिन उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। केवल इल्तुतमिश अगर आपसे पूछा जाएगा गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं, आप बताएंगे इल्तुतमिश। ऐबक ने इसे सरजादार यानी शाही अंगरक्षकों का सरदार बनाया था। जो शाही अंगरक्षक होते थे उनका प्रधान नियुक्त किया था ऐबक ने इल्तुतमिश को सबसे पहले। उसके बाद ऐबक इसकी प्रतिभा से और ज्यादा प्रभावित होता गया। उसने फिर इसे अमीर ए शिकार पद भी दे दिया और बाद में 1205 में गौरी के रहते हुए ऐबक ने इसे दासता से मुक्त कर दिया और बदायूं का गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो क्वेश्चन बनता है ऐबक के शासन काल में इल्तुतमिश कहां का गवर्नर था? यह बदायूं का गवर्नर था। बहुत बार यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अगला है इल्तुतमिश की प्रमुख विजय। अब इल्तुतमिश ने भी कई सारे महत्वपूर्ण इसने आक्रमण किए, इसके ऊपर भी आक्रमण हुए, तो इसकी विजयों को लेकर क्वेश्चन बनता है।
इल्तुतमिश ने सबसे पहले दिल्ली के अमीरों का दमन किया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रभावित करते थे सुल्तान को, तो इसने अमीरों का दमन करना शुरू किया। तराइन के तीसरे युद्ध में यलदौज को इसने पराजित किया 1215 में। अभी तक हम केवल तराइन के 2 युद्ध के बारे में पढ़ते हैं और वही आपसे पूछे भी जाते हैं, लेकिन अगर आपसे अब तराइन के तीसरे युद्ध की बात कर ली जाए तो तराइन के मैदान में एक और लड़ाई लड़ी गई थी 1215 में। ये यलदौज और इल्तुतमिश के बीच में हुई थी। देखिए, ऐबक के काल में यलदौज और कुबाचा ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश गद्दी पे आया, इन्होंने फिर से इस पे दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो इल्तुतमिश काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ यलदौज और कुबाचा से, तो उसने डिसाइड किया सबसे पहले इनको ही ख़त्म किया जाएगा। तो तराइन के तीसरे युद्ध में 1215 में ये लड़ा गया। यलदौज को इसने पराजित किया, उसे बंदी बनाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। क्वेश्चन बनेगा, यलदौज को कब मारा? 1215 में। इसके बाद एक और लड़ाई लड़ी, मंसूरा का युद्ध। ये 1217 में लड़ा गया और इस युद्ध में इसने कुबाचा को भी पराजित कर दिया। हालांकि अभी कुबाचा को इसने मारा नहीं, केवल याद करना है मंसूरा युद्ध कुबाचा से 1217 में। 1226 में बंगाल के विद्रोही गयासुद्दीन आजम खिलजी का भी इसने दमन कर दिया। क्वेश्चन बनेगा, इल्तुतमिश के काल में बंगाल में किसने विद्रोह किया? गयासुद्दीन आजम खिलजी। तो इसको भी इसने दबा दिया। 1227 में कुबाचा वापस आया। सिंध और मुल्तान के लिए लड़ाई लड़ी गई और यहां पर इल्तुतमिश फिर से जीत गया, कुबाचा को पराजित कर दिया और इसके बाद उसे मार दिया। तो कुबाचा अंतिम रूप से 27 में जाकर पराजित हुआ। 1235 में पंजाब के जो खोखरो जाति थी उन पर भी इल्तुतमिश ने विजय प्राप्त कर ली। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट विजय थी जो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा रणथंबोर जीतने वाला पहला शासक भी कौन था? इल्तुतमिश था, जो रणथंबोर का किला है। तो तराइन का तीसरा युद्ध, मंसूरा युद्ध, बंगाल में विद्रोह, सिद्ध मुल्तान कब जीता, खोखरो जाति पर इसने कब विजय प्राप्त करी, रणथंबोर किला जीतने वाला, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला है चालीसा दल का गठन किया। तो देखिए, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदार जो इसके काफ़ी विश्वसनीय थे उनको लेकर एक ग्रुप बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल कहा जाता था। चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश करता है और इसको समाप्त बलबन करता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे और ज़्यादा बात करेंगे। मंगोल चंगेज़ खान, जिसको तैमुचिन भी बोला जाता है, इसी का समकालीन था। जो चंगेज़ खान था वो इल्तुतमिश के समकालीन था, ठीक है। एक राजा जो ख्वारिज़्म का शासक था, जलालुद्दीन मंगबरनी इसका नाम था, जलालुद्दीन मंगबरनी। ये चंगेज़ खान से भाग रहा था, चंगेज़ खान इसके पीछे पड़ा हुआ था। ये भागकर भारत में आ गया। इसने इल्तुतमिश से शरण मांगी और इसका पीछा करते करते चंगेज़ खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पहुंच गया 1221 में, ठीक है। चंगेज़ खान से बचने के लिए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण नहीं दी। तो क्वेश्चन बनता है, मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। चंगेज़ खान से इसने दिल्ली को बचाया था, ठीक है, क्योंकि इसने इसको शरण नहीं दी थी। क्वेश्चन बनता है, ख्वारिज़्म का शासक जलालुद्दीन किसके शासनकाल में आया था शरण मांगने? इल्तुतमिश के काल में। चंगेज़ खान पीछा कर रहा था, 1221 की बात है, इल्तुतमिश ने इसको शरण नहीं दी। 1229 में बगदाद के खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि दी। इल्तुतमिश बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान था और दिल्ली सल्तनत का भी पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। क्योंकि इससे पहले कौन था? आराम शाह, उसने नहीं करी। उससे पहले ऐबक, उसने भी नहीं करी थी। पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेने वाला भी पहला सुल्तान कौन है? जैसा हमने देखा, इल्तुतमिश था। 1229 में इसने लिया था, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो पहला राजा जिसने शुद्ध अरबी सिक्के भारत में जारी किए वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल, इन 2 सिक्कों को भी चलाया। तो क्वेश्चन बनता है, चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्के किसने शुरू करे? इल्तुतमिश ने शुरू करे। इसने दिल्ली में एक टकसाल का निर्माण भी करवाया, ठीक है। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा जो भारत में शुरू करी गई उसका श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। ग्वालियर विजय के बाद इसने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया, यानी ग्वालियर जीतने के बाद इसने रजिया के नाम के सिक्के भी चलवाए। इसको भी याद करेंगे। शुद्ध अरबी सिक्के
तांबे का जीतल, चांदी का टका, दिल्ली में टकसाल, सिक्कों पर टकसाल का नाम और रजिया नाम के सिक्के, ये सब किसने किया? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। ठीक है। दिल्ली में गौरी की स्मृति में मदरसा ए मुअज़्ज़ज़ी का निर्माण इसने करवाया। तो मोहम्मद गौरी के स्मृति में उसके नाम पर इसने एक मदरसे का निर्माण करवाया था दिल्ली के अंदर। ठीक है। इकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा करी गई। देखिए, इल्तुतमिश ने जो सैनिक होते थे उस समय, उनको नगद वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा यहां पर शुरू करी। इसको आपने याद करना है। ठीक है। नगद के बदले उनको जागीरें, उनको भूमियां देना शुरू करा। जो भूमि होती थी उसे इक्ता बोला जाता था। ठीक है। जो ऐसे सैनिकों को दी जाती थी उनकी सेवा के बदले उस भूमि को इक्ता बोला जाता था। इसीलिए प्रथा का नाम क्या है? इक्ता प्रथा। तो इसको शुरू किसने किया? इसको शुरू इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। और जो भूमि जिसको दी जाती थी उसे इक्तादार बोला जाता था। तो इसे आपने याद करना है। इक्ता प्रथा किसने शुरू करी थी? इल्तुतमिश ने। भारत में गुंबद निर्माण का पिता इसे ही कहा जाता है। भारत में गुंबद निर्माण का पिता भी इल्तुतमिश को कहते हैं। इसने भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी मकबरा का निर्माण करवाया। भारत का पहला मकबरा माना जाता है सुल्तानगढ़ी मकबरा। ये आपके दिल्ली में आता है। इसका निर्माण इसने अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर बनाया था। देखिए, इल्तुतमिश का जो योग्य बेटा था नसरुद्दीन महमूद, जिसने सुल्तान बनना था, यह मंगोल आक्रमण में मारा गया। बाद में इसी की कब्र के ऊपर एक मकबरा का निर्माण ये करता है, सुल्तानगढ़ी मकबरा। तो क्वेश्चन बनेगा, भारत का पहला मकबरा किसे माना जाता है? इसी को माना जाता है। और किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। इसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं। दिल्ली में ये स्थित है। इल्तुतमिश ने उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है, इस मंदिर को भी इसने काफी क्षति पहुंचाई और यहां पर इसने लूट भी मचाई। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, किस सुल्तान ने महाकाल मंदिर को भी लूटा और वहां पर मंदिर को क्षति पहुंचाई? वो था इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो जाती है। ठीक है। तो 1210 से लेकर 1236 तक ये दिल्ली का शासक रहा था। अब बात करेंगे अगले राजा के बारे में। इल्तुतमिश को लेकर के जो फैक्ट्स थे, इसके प्रशासन को लेकर के, इसकी नीतियों को लेकर के, विजयों को लेकर के, सारों को हमने ऊपर देखा। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इल्तुतमिश के बाद इसका जो बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसको सुल्तान बनाया गया। 1236 में यह सुल्तान बना था। हालांकि सिर्फ कुछ समय के लिए यह सुल्तान बना था। ठीक है। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। देखिए, इल्तुतमिश का जो योग्य पुत्र था वो तो पहले ही मारा जा चुका था। जो रुकनुद्दीन फिरोज था ये अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश इस बात को जानता था। तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? रजिया को नियुक्त किया था। लेकिन जो अमीर सरदार थे, जो चालीसा दल था, उसे यह स्वीकार नहीं था कि एक महिला हमारे ऊपर शासन करे। तो उसने, और जो इसकी मां थी रुकनुद्दीन फिरोज की मां, जिसका नाम था शाह तुर्कान, इन्होंने मिलकर क्या किया? रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। ठीक है। अब जब ये सुल्तान बन गया, अब ये तो अयोग्य शासक था, ये केवल नामात्र का शासक था। वास्तविक जो शक्ति चली गई वो इसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में चली गई। और यह जो शाह तुर्कान थी ये काफी क्रूर और अत्याचारी शासकिका थी, जिसकी वजह से जो चालीसा दल था वो भी इससे परेशान होने लगा और जनता भी इसके खिलाफ धीरे धीरे होने लगी। बाद में चालीसा दल और जनता के द्वारा इसे हटा दिया गया गद्दी से और रजिया को वहां पर शासिका नियुक्त कर दिया गया। तो ये घटनाक्रम को आपने याद करना है। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन बनेगा, इल्तुतमिश के तुरंत बाद शासक कौन बना? आप बताएंगे रुकनुद्दीन फिरोज। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? आप बताएंगे रजिया सुल्तान को। तीसरा क्वेश्चन बनता है, रुकनुद्दीन फिरोज की संरक्षिका कौन थी? तो इसकी मां शाह तुर्कान। ठीक है। चौथा क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, रुकनुद्दीन फिरोज के काल में किसका ज्यादा प्रभाव था? तो इसकी मां शाह तुर्कान का ज्यादा प्रभाव था। तो यहां से भी आपके ये 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। अगली जो शासिका बनेगी वो बनेगी रजिया सुल्तान। 1236 में रजिया सुल्तान को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी रजिया। ठीक है। इसके अलावा भारत की भी ये पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। इसको भी आपने याद करना है। इल्तुतमिश ने चांदी के टके पर रजिया का नाम खुदवाया था। जैसे हमने ऊपर बात करी थी ना, ग्वालियर विजय के बाद उसने रजिया के नाम के सिक्के चलवाए थे, तो वो यही था। ठीक है। और इल्तुतमिश ने रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी भी बनाया था, ये भी हम जानते हैं।
रजिया ने पर्दा प्रथा छोड़कर पुरुष वेशभूषा में दरबार में बैठना शुरू कर दिया। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, जैसे वह समय महिलाएं होती थी वो मुंह ढककर जाती थी, तो इसने पुरुष वेशभूषा में, सैनिक वेशभूषा में दरबार में बैठना शुरू कर दिया। पर्दा त्याग दिया, कोट और कुल्हा जिसे टोपी बोला जाता था, और खुले मुंह से ये दरबार में जाने लगे। और इस बात से जो अमीर थे, वहां के जो सरदार था, जो चालीसा दल था, वो इससे फिर नाराज होने शुरू हो गए। इसका उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसको भी याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाएगा। गैर तुर्क जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर यानी अश्वशाला का प्रधान इसने नियुक्त कर दिया, और ये एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है रजिया के पतन का। तो रजिया ने इसको जरूरत से ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया और इसको एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर दिया। और ये एक गैर तुर्क था, ये तुर्क नहीं था, और जो चालीसा दल है वो सारे के सारे तुर्क थे। तो उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि एक गैर तुर्क को इतना महत्वपूर्ण पद यहां पर दे दिया गया। और सबसे ज्यादा जो बुरी ये बात लगी, ये लगी एक सूबेदार था भटिंडा का, जिसका नाम था अल्तूनिया। उसने फिर विद्रोह करना शुरू कर दिया। फिर रजिया ने इस मैटर को खत्म करने के लिए जो भटिंडा का सूबेदार था अल्तूनिया, उसी के साथ शादी कर दी ताकि ये मामला यहीं पर दब जाए। लेकिन जैसे ही ये इसके पास गई, उधर से गद्दी पर कौन बैठ गया, बहरम शाह गद्दी पर बैठ गया। जब इन दोनों को पता चला, अल्तूनिया और रजिया सुल्तान को, कि दिल्ली पे तख्ता पलट हो गया, ये वापस दिल्ली जा रहे थे अपनी गद्दी वापस लेने, हरियाणा के निकट कैथल में इन दोनों की हत्या डाकुओं के द्वारा कर दी गई। कहा जाता है इसमें हाथ बहरम शाह का था। हालांकि उतना डिटेल में नहीं जाएंगे किसने मरवाया था, लेकिन इनकी हत्या किस जगह पर हुई। 3 क्वेश्चन बनेंगे अब यहां पे से। पहला, रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखुर किसे नियुक्त किया था? जलालुद्दीन याकूत को किया था। रजिया सुल्तान ने किसके साथ शादी करी थी? अल्तूनिया के साथ। किस जगह पर रजिया सुल्तान और इसके पति की हत्या कर दी गई? हरियाणा के निकट कैथल में इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसको आपने याद करना है। रजिया के बारे में एक फेमस स्टेटमेंट दिया था एल्फिंस्टन नामक इतिहासकार ने। एल्फिंस्टन कहते हैं, यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट एल्फिंस्टन का था। ठीक है, रजिया के पतन होने का कारण, जो रजिया का पतन यहां पर हुआ, उसे जल्दी से उसकी हत्या कर दी गई, मेन कारण माना जाता है उसका स्त्री होना। यह क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है। रजिया के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो वो था स्त्री होना। ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद शासक बनता है बहराम शाह। 1240 में ये दिल्ली का सुल्तान बनता है रजिया सुल्तान के बाद। इसको लेकर भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, उनको समझते हुए चलेंगे। देखिए, जो बहराम शाह था, ये भी इल्तुतमिश का बेटा था और ये भी अयोग्य शासक था। यह नामात्र का शासक था, वास्तविक शासन चालीसा दल करता था। ठीक है, इसको लेकर सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट। नायाब ए मुमलिकत नामक जो नया पद था, इसका सृजन किसने किया? तो ये बताएंगे बहराम शाह ने किया। जो बहराम शाह था, इसने एक नया पद बनाया जिसको कहते थे नायाब ए मुमलिकत। ये एक प्रकार का संरक्षक होता था, यानी सारे अधिकार इसको प्राप्त होते थे। इसको संपूर्ण अधिकारों का ये स्वामी होता था। जो जो अधिकार सुल्तान को प्राप्त होते थे, वही अधिकार इसको भी प्राप्त होते थे। तो काफी महत्वपूर्ण यह पद था। वास्तविक सत्ता इसी के पास में रहती थी। इस पद पर सबसे पहले एतगीन को नियुक्त किया गया था। यह एतगीन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके पीछे की कहानी क्या है। रजिया सुल्तान को मारने में या उसको हत्या करवाने में जो मेन षड्यंत्रकारी था, उसका नाम था एतगीन। इख्तियार उद्दीन एतगीन इसका पूरा नाम था। यह बात बहराम शाह जानता था कि रजिया सुल्तान के खिलाफ मुख्य षड्यंत्रकारी कौन है? एतगीन है। अब बहराम शाह इससे थोड़ा सा डरता था। यह बहराम शाह को ज्यादा कुछ ना करे, उसकी हत्या ना करवा दे। इससे बचने के लिए बहराम शाह ने एक शक्तिशाली पद का निर्माण करवाया, नायाब ए मुमलिकत, और इस पद पर एतगीन को नियुक्त कर दिया। हालांकि कुछ समय के बाद बहराम शाह ने ही एतगीन की हत्या करवा दी और इसके बाद दूसरे व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया, जिसका नाम था बदरुद्दीन सुकर। और कुछ समय के बाद बहराम शाह ने उस बदरुद्दीन की भी हत्या करवा दी। तो 2-2 शासकों की हत्या बहराम शाह ने करवा दी। जब ये 2 हत्याएं इसने करवा दी, जो ये चालीसा दल था, अब ये डरने लगा बहराम शाह से। इनको लग गया कि ये अब अपना दिमाग चलाना इसने शुरू कर दिया है। तो इससे पहले ये ज्यादा कुछ करता, इनके द्वारा इसे भी मार दिया गया। तो बहराम शाह को लेकर के सिर्फ एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। जो ये पद था, इसका निर्माण इसी ने कराया था और सबसे पहले इस पर एतगीन को नियुक्त किया था।
इसकी हत्या क्यों करवाई चालीसा दल ने? इसीलिए करवाई, इसने दो दो व्यक्तियों की हत्या करवा दी थी जो इस महत्वपूर्ण पद पर बैठे थे। इसे आपने याद करना है, ठीक है। इसके बाद जो राजा बना वो था अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह ये रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था। 1242 से लेकर 1246 तक ये दिल्ली का सुल्तान रहा। इसके काल में नायाब कुतुबुद्दीन हसन था और वजीर जो था वो अबू बकर था। वास्तविक सत्ता जो इसके काल में थी वो वजूर के हाथों में थी। जो वजीर था उस समय का, इसके हाथों में वास्तविक सत्ता थी। लेकिन धीरे धीरे इसी के काल में बलबन शक्तिशाली यहां पर होना शुरू हो गया। तो बलबन का उदय किसके काल में हुआ? इसी के काल में हुआ। देखिए, इसी मसूद शाह के काल में 1245 पर मंगोलों ने फिर से एक बार आक्रमण किया और जो इनके अधिकार में एक क्षेत्र था उच्च, इसके ऊपर मंगोलों ने अधिकार कर दिया। बाद में बलबन ने अपनी सैन्य प्रतिभा का यहां पर प्रदर्शन किया, मंगोलों को यहां से भगाया और वापस से इस पर अधिकार कर दिया। इस घटना के बाद बलबन का जो कद था वो काफी ज्यादा बढ़ गया और चालीसा दल का ये सरदार बन गया। और जैसे ही चालीसा दल का बाद में सरदार बना, इसने फिर षड्यंत्र के द्वारा इसे गद्दी से हटा दिया और नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। ये इल्तुतमिश का पोता था। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी इसी को समर्पित है। जो हमने किताब पढ़ी थी ना, मिनहाज उस सिराज की तबकात ए नासिरी, ये किताब किसके ऊपर लिखी गई है? इसी नसरुद्दीन महमूद के ऊपर लिखी गई है। 1246 से लेकर 1266 तक ये दिल्ली का सुल्तान था। सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान भी कहा है। काफी सीधा और सरल स्वभाव का ये व्यक्ति था। बलबन के द्वारा ये गद्दी पर बैठा था और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने सारी शक्तियां बलबन को दी थी। खुद ये टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपना जीवन व्यापन करता था? आप बताएंगे नसरुद्दीन महमूद। इसने बलबन को नायाब ए मुमलिकत नियुक्त कर दिया, यानी कि जो महत्वपूर्ण पद था, क्योंकि ये बलबन की मदद से ही गद्दी पर बैठा था। बलबन से ये काफी ज्यादा डरता था ये भी। तो इसने बलबन को नायाब ए मुमलिकत पद पर नियुक्त कर दिया। सारी शक्तियां बलबन को दे दी। कोई हस्तक्षेप ये नहीं करता था। बलबन कौन था? बलबन चालीसा दल का सरदार था। अब चालीसा दल का सरदार ही शासन कर रहा है इनडायरेक्टली। तो अब सुल्तान और चालीसा दलों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि ये साइड हट गया। नाम मात्र का सुल्तान था, वास्तविक शासक कौन था? बलबन था। बलबन को इसने उलूग खान की उपाधि दे दी और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी इसके साथ कर दिया। तो ये केवल नाम मात्र का शासक यहां पर रहा। इसके प्रधानमंत्री के तौर पर 20 साल तक शासन किया बलबन ने। ठीक है, क्वेश्चन बनता है। इसके बाद 1266 में अचानक से जो ये नसरुद्दीन महमूद था, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कोई पुत्र नहीं था। तो इसका कोई पुत्र नहीं था। इसके बाद बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से खुद गद्दी पर बैठता है। तो बलबन ने लगभग 20 साल एज ए प्रधानमंत्री यहां पर काम किया, ऐसे वजीर काम किया और 20 साल के करीब लगभग इसने सुल्तान के रूप में काम किया। अब बलबन के बारे में देखेंगे, इसके फैक्टों के बारे में देखेंगे। यह भी इल्बारी तुर्क था। इल्तुतमिश के बाद यही इल्बारी तुर्क था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश ने ही इसको खरीदा था और चालीसा दल का सदस्य बनाया था। यह खुद के शाही वंशज होने का दावा करता था। जो बलबन था ये कहता था कि ये जो है ये शाही वंशज है। ये खुद को फिरदौसी की जो रचना है शाहनामा, उसमें एक वंश के बारे में बताया गया है, आफराशियाब वंश। इस वंश का अपने आप को बताता था बलबन। ठीक है, बलबन के काल में जो उच्च कुल था और निम्न कुल था, इनके बीच में इसने अंतर स्थापित करने का प्रयास किया। अपने आप को यह शाही वंशज मानता था और इसी के लिए इसका एक फेमस स्टेटमेंट भी था कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो अत्यधिक क्रुद्ध होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है। यह स्टेटमेंट भी किसका है? बलबन का है। इल्तुतमिश ने इसे 1243 में खरीदा था और चालीसा दल का सदस्य बनाया था। ठीक है, पूछा जाएगा बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम था बाहुद्दीन और ये गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने 20 वर्ष तक वजीर और लगभग 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। इसने राज्य में राजत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए, राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला ये दिल्ली का पहला सुल्तान था। राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन यानी कि इसने अपने आप को जनता से ऊपर दिखाया। इसने जनता को यह शो नहीं किया कि इसकी शक्ति का जो स्रोत है वो इसकी प्रजा है, इसकी सेना है। इसने दिखाया कि यह ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो दैवीय राजत्व का इसने सिद्धांत प्रतिपादित किया, खुद को देवता के रूप में प्रजा के सामने प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला, राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला ये दिल्ली का पहला सुल्तान था।
क्वेश्चन क्या बनेगा, राज्य में दैवीय राजत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, और इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला सुल्तान भी कौन था, बलबन था। नियाबत ए खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया उपाधि इसने धारण करी। क्वेश्चन बन चुका है पेपरों में, इनमें से कौन सा सुल्तान खुद को जिल्ले इलाही बोलता था, तो वो था बलबन यानी ईश्वर की छाया, और ये खुद को नियाबत ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। ये दोनों उपाधियां किसने धारण करी थी, बलबन ने करी थी। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख में इसने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, तो ये खुद को खलीफा का सहायक कहता था, ईश्वर की छाया, ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। सिजदा और पैबॉस के नियम इसने लागू कर दिए। सिजदा यानी सुल्तान के सामने घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना, और पैबॉस यानी पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। इन प्रथाओं को, ये ईरानी प्रथाएं थी, इनको शुरू किया बलबन ने। इसने अपने दरबार को ईरानी तौर तरीकों से सजाना शुरू किया, यानी जो ईरानी दरबार होते थे उनकी तरह इसने अपने दरबार को बनाने का प्रयास किया, उनके नियमों को अपने यहाँ पर लागू किया। ईरानी त्यौहार जो होता था नौरोज, इसको मनाने की भी शुरुआत बलबन के द्वारा करी गई भारत में। ठीक है, क्वेश्चन बनता है सिजदा पैबॉस को किसने शुरू किया, बलबन का नाम बताएंगे। चालीसा दल को इसने समाप्त किया। देखिए जो बलबन था ये खुद चालीसा दल का सरदार था, ये जानता था चालीसा दल की शक्ति क्या है। तो जैसे ही ये गद्दी पर बैठा इसने इस दल को समाप्त करना शुरू कर दिया। समाप्त कैसे किया, इस दल के जो 40 व्यक्ति होते थे, जो 40 तुर्क सरदार होते थे, काफी प्रभावशाली वो होते थे, उनकी छोटी छोटी गलती पर भी ये उनको बड़े से बड़ा दंड देता था। काफी कठोर न्याय इसने अपनाया था और इसी प्रकार इसने चालीसा दल को समाप्त किया था। तो चालीसा दल जिसको तुर्कान ए चहलगानी कहते थे, बनाया इल्तुतमिश ने, खत्म बलबन ने किया। ये खुद इस दल का सदस्य था। ठीक है, बलबन ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया, यानी रक्त के बदले रक्त की नीति किसने अपनाई, बलबन ने अपनाई। इसको भी आपने याद करना है, ये भी पेपर में आता है। बंगाल में तुगरिल खान के विद्रोह को इसने दबाया। बलबन के काल में बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया जिसका इसने दमन कर दिया था। बलबन ने भी एक नए विभाग का गठन किया, एक नया सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया, तो ये किया था बलबन ने। इसको आपने याद करना है। ठीक है, जो बहराम शाह था उसने एक नया पद बनाया था, इसने नया विभाग बनाया था, सैन्य विभाग। गुप्तचर विभाग की बात करें तो इसके काल में गुप्तचर विभाग यानी कि दिल्ली सल्तनत में गुप्तचर विभाग को बरीद ए मुमालिक बोला जाता था। जो गुप्तचर अधिकारी होते थे उनको बरीद कहते थे। ये जो गुप्तचर होते थे जिनको बरीद कहते थे, ये सीधा सुल्तान के नियंत्रण में होते थे और इनको नगद वेतन दिया जाता था। इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि बलबन के शासन का जो मेन आधार थी वो गुप्तचर प्रणाली थी उसकी। जैसे इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने भी काफी लंबा शासन किया, लेकिन इल्तुतमिश कैसे शासन करता था, इल्तुतमिश ने जो उसके विश्वसनीय लोग थे उनको उच्च पदों पर दिया और उनके माध्यम से शासन करता था। बलबन किसी पर भरोसा नहीं करता था, उसे केवल अपने गुप्तचरों पर भरोसा था और इन्हीं के माध्यम से इसने शासन किया। तो बलबन के शासन का मुख्य आधार क्या था, गुप्तचर थे। ठीक है, बलबन की मृत्यु कब होती है, बलबन की मृत्यु 1286 में हो जाती है। देखिए कहीं पर 1286 भी दिया गया है, ज्यादातर बुक्स में आपको 1287 देखने को मिलता है, तो आपको पहला रेफरेंस इसी को देना है। कुछ जगहों पर 86 भी है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बलबन की मृत्यु 1286 में हो जाती है या 1287 में हो जाती है। देखिए बलबन का एक बेटा था, शहजादा मोहम्मद उसका नाम था, और वो मारा गया और उसकी मौत का ज्यादा सदमा लगा बलबन को, जिसकी वजह से बलबन की भी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होती है 1287। ठीक है, बलबन की मृत्यु पर बर्नी ने एक कथन दिया है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बना देगा किस सुल्तान की मृत्यु पर ऐसा हुआ था। तो क्या हुआ था, बलबन की मृत्यु पर बर्नी लिखता है, बलबन की मृत्यु से दुखी हुए जो मलिक थे उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय सिर पर धूल फेंके और 40 दिन का उपवास किया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, किस सुल्तान की मृत्यु पर दिल्ली के मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़े, आप बताएंगे बलबन। ठीक है, तो ये बलबन था। बलबन से रिलेटेड सारे फैक्टों को हमने देखा, बलबन के शासन को देखा। बलबन को लेकर के 2-3 बातें आपको यहाँ पर और याद करनी है। बलबन के काल में बंगाल में जो लखनौती था, बंगाल की राजधानी होती थी और यहाँ पर लगातार विद्रोह होते रहते थे। तो बलबन के काल में लखनौती को, जो कि बंगाल की राजधानी थी, विद्रोहों का नगर कहा जाता था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे हमने ऊपर देखा, बलबन ने अपने दरबार को ईरानी परंपरा के आधार पर बनाने का प्रयास किया। कुरान के नियमों को इसने शासन का अपना आधार बनाया, इसको भी आपने याद करना है। ठीक है,
सिक्कों पर यह खलीफा का नाम अंकित करवाता था, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यह था बलबन। अब बात करेंगे अगले शासकों की, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो ये बलबन के ही दरबार से इसने रहना शुरू किया था। हम जानते हैं इसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा, तो पहला सुल्तान बलबन ही था, तो इसलिए इसके बारे में देख लेते हैं। बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में ये रहा। कौन से 7 सुल्तान थे? बलबन, कैकुबाद, क्यूमर्स, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मुबारक शाह और गयासुद्दीन। इन 7 सुल्तानों के दरबारी में ये रहता था। पहला मुस्लिम कवि है ये, जिसने हिंदी शब्दों का प्रयोग किया और अपनी भाषा को हिंदवी नाम दिया। भारतीय संगीत में ख्याल, कव्वाली, सितार इनका आविष्कार करने का श्रेय भी किसको जाता है? अमीर खुसरो को जाता है। भारत का तोता, तोतिए हिंद भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, जो 2 फेमस कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी, ये दोनों के दोनों बलबन के दरबारी थे। ठीक है, अब बात करेंगे बलबन के उत्तराधिकारियों के बारे में। देखिए, बलबन ने अपने पोते के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। के खुसरो कौन था? बलबन का जो योग्य बेटा था महमूद, जो मारा जा चुका था, उसका बेटा था के खुसरो, और इसको बलबन ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन जैसे ही बलबन की मृत्यु होती है, जो दिल्ली के अमीर सरदार थे उन्होंने के खुसरो की हत्या करवा दी और केकुबाद को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। अब ये केकुबाद कौन था? ये चीजें आपसे ज्यादा डिटेल में नहीं आती हैं, लेकिन आपको चीजें लिंक करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको घटनाक्रम पूरा याद हो जाता है। बलबन के 2 मुख्य बेटे थे, एक का नाम था महमूद और एक का नाम था बुगरा खान। महमूद जो योग्य था, ये अयोग्य था, इसकी पहले ही मृत्यु हो गई। इसका बेटे का नाम था के खुसरो, इसको बाद में अमीरों ने मार दिया। बुगरा के बेटे का नाम था कैकुबाद, ये भी अयोग्य था और इसको ही सुल्तान बना दिया। तो ये बुगरा का बेटा था, बलबन के दूसरे पुत्र का बेटा था कैकुबाद। ठीक है, 1286 से 90, कहीं पर 1287 से 90, तो इसको आप यहां पर नोट करते हुए चलें। बलबन की मृत्यु के बाद इसकी हत्या कर दी गई, किसकी? कै खुसरो की। और बलबन का दूसरा बेटा बुगरा खान था और इसके बेटे कैकुबाद को सुल्तान बना दिया गया। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो बलबन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कैकुबाद। उसने नियुक्त किसे किया था? कै खुसरो को। यह पक्षाघात से पीड़ित था और फिरोज खिलजी ने इसे मारकर यमुना में फेंकवा दिया था। तो इसको भी आपने याद करना है कि सुल्तान को यमुना में फेंका गया था कैकुबाद को। इसके बाद जो कैकुबाद का नाबालिग बेटा था, जिसका नाम था शमशुद्दीन क्यूमर्स, इसको गद्दी पर बैठा दिया। यह कैकुबाद का बेटा था, नाबालिग बेटा था, और इसके संरक्षक के रूप में कौन आ गया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यह गुलाम वंश का अंतिम राजा था, शमशुद्दीन क्यूमर्स। इसने शहाबुद्दीन द्वितीय के नाम से शासन शुरू किया। तो कहीं पर इसे शहाबुद्दीन द्वितीय भी कहते हैं, कहीं पर शमशुद्दीन क्यूमर्स भी कहते हैं। इसका संरक्षक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 3 महीने इसने शासन किया। 3 महीने के बाद इस जलालुद्दीन के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई और इसी जलालुद्दीन ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से दिल्ली का ये सुल्तान बन गया और खिलजी वंश की इसने स्थापना कर दी। इसको भी आपने याद करना है, यहीं से स्थापना होती है दिल्ली पर दूसरे वंश की, खिलजी वंश की। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है दृष्टि जी के क्विक बुक फैक्ट सीरीज, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत के पहले वंश, क्योंकि पहला वंश है, यहां से आपके ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमने पूरी डिटेल के साथ इस तरीके से कवर किया गुलाम वंश को कि अब आपको दोबारा इसे कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें आपकी लूसेंट के, दृष्टि के, एनसीईआरटी के, इसके अलावा ज्ञान दर्शन के, किरण पब्लिकेशन के, अरिहंत के, सभी इंपॉर्टेंट बुक्स का मिक्सचर मैंने आपको एक जगह पर दिया, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन की फॉर्म में आपको ये यहाँ पर मिलेंगे। एक एक राजा करके मैंने आपको दिए नोट्स, उससे रिलेटेड सारे तथ्यों को हमने देखा, जिससे आपको इन चीज़ों को पढ़ने में आसानी यहाँ पर होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन ये क्लासेस जो आपकी जीएस की आ रही हैं दृष्टि बेस्ड, ये आपकी थोड़ी सी डीप क्लासेस आ रही हैं इस तरीके से कि आप इनको रटना ना पड़े, आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाए। अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे, ध्यान से चीज़ों को जो लिंक करके हुए मैंने बताया है, तो आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सारा घटनाक्रम याद हो जाएगा, रटना आपको नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।